कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और मुझे जब जब सपोर्ट की ज़रूरत हुई है आप लोगों ने भरपूर दिया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए पारिवारिक लव स्टोरियाँ लाऊं जिसमें कुछ संदेश भी हो, फैमिली और ड्रामा भी भरपूर रहे ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो। लेकिन YouTube की तरफ से ऐसी कहानियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी मैंने देखा है। खैर, अगर बातें करने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस इतना कहना चाहूँगी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग लाइक कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अपने साइलेंट रीडर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ही शायद कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो जाएं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मोह की बात सुनकर स्नेह सदमे में जाते हुए बची थी। दुनिया भर का गुस्सा जिद करके दिमाग और दिल सब पागल खुद किए रहते हैं और बात वो मनवा लेती है। ये कब हुआ? हेलो हेलो बोलो ना, वो बोला था कि स्नेह उसकी बात के असर से बाहर आई। सुनो, फ़ोन में भिजवा दूंगा पर मैं ज़्यादा दिन बिना मिले मैं तो नहीं रह सकता, इसलिए या तो कंप्यूटर क्लास जाने लगो या फिर परसों मुझसे मिलने आना, वरना मैं रात को आ जाऊंगा पीछे वाले दरवाजे से। वो ज़िद्दी हुआ था और स्नेह की बोलती बंद हुई थी उसके आगे। हारने का ठेका ले लिया था उसने आजकल। मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, एक ज़मीन देखी थी, उसका कुछ लीगल इश्यू है। परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, इसलिए फ़ोन भिजवा रहा हूँ। जब मन होगा कॉल तो कर लूँगा। वैसे तो तुम्हारे फ़ोन करने का वेट करता हूँ मैं, फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। वो हिसाब से पूरी बात बताकर बोला। गुस्सा आता कब नहीं है आपको? वो धीरे से बोली थी। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो झट से बोली। इतना भी गुस्सा नहीं करता मैं। वो स्नेह की बात सुन चुका था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। स्नेह तुरंत पलट कर बोली। मिलोगी ना मुझसे परसों? वो बेहद बेकरार होकर बोला। कोशिश करूंगी, कंप्यूटर क्लास परसों से ही ज्वाइन कर लूं, वो कुछ सोच उससे बोली थी। घर में अपना हार्ट फेल करवाने से अच्छा बाहर ही मिल लो, ताकि होश में आने के बाद बचने के बहाने तब भी मिल जाएं। ध्यान से जाइएगा, बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की। वो शरारत से बोल उठा तो स्नेह कुछ खामोश हुई। ऐसे ही बोल दिया करो, चुप ना हुआ करो, लड़ती तो मुझसे वैसे भी नहीं हो स्नेह। वो प्यार से बोलता हुआ उसका नाम सुखी से बोला। अनायास ही स्नेह के होठ मुस्कुरा उठे। उसका यूं रूठ कर भी प्यार जताना उसके मन को हजार रंगों से आजकल भर देता था। और जब उसका नाम लेता तो उसे यूं लगता जैसे नाम लेकर उसके पूरे जिस्म को उसने स्पर्श कर लिया हो। आई लव यू, वो सब एहसास समेट कर बोला था। और स्नेह की सांसें ये सुन गहरी हुई थी। रिप्लाई नहीं दोगी? वो मुझे दादी बुला रही हैं, वो शर्मा कर बोली थी। टेंशन ना लो, जिस दिन मैं बुलाऊंगा इस दिन कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा। मैं जाऊं? वो लाल मुंह लिए उसकी बात सुनकर बोले। वो मुस्कुराया था। विभा, मोह ने बड़ी तमीज से उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करता हुआ बोला था। जी भैया। विभा, जो कि नई नवेली दुल्हन के साथ श्रृंगार में विवेक को आंखों से पिघली जा रही थी, बंद दरवाजे के बाहर उसकी आवाज़ सुन भाग कर दरवाज़ा खोल बोली। तुम कल जा रही हो ना तुम्हारे घर? जी भैया, वो धीरे से बोली थी। स्नेह के साथ, चाहे वो जैसा हो, लेकिन बाकी सब के लिए उसका व्यक्तित्व तो बेहद जिम्मेदार और गंभीर रहता था, जिसमें सामने वाले को उससे कुछ भी बोलने से एक डर सा लगता था, भले ही उसने आज तक किसी से कुछ कहा नहीं हो। ये फ़ोन अपनी बहन को दे देना, और ये तुम्हारे लिए, माँ ने कहा था हर किसी को मुँह दिखाई में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो मोबाइल देने के बाद एक बड़ा सा रैप किया हुआ कुछ सीनरी टाइप उसे देते हुए बोला, जिसे विवेक ने देखते ही विभा से लेकर खोलना शुरू किया। एक बड़ा सा विभा की पूरी फैमिली का फोटो एक खूबसूरत फ्रेम में, जिसे देख विभा की आंखें झिलमिला उठी। थैंक यू भैया, ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है। विभा ने नज़रें उठाकर बोला तो वो वहाँ नहीं था।
वो ऐसे ही हैं, ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेते पर हम सबके साथ करते सबसे ज़्यादा बेस्ट है। विवेक विभा को सामने देखते हुए देख बोला, क्या होगा स्नेह का? विभा गहरी सांस लेकर बोली, क्यों, अच्छा ही होगा सब, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। ये जो जितनी साइड्स हमारे लिए भैया की हाइट है, स्नेह के लिए ड्रम भर कर खुली हुई है। जानते हो, स्नेह का टेंशन लेवल देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि ये दो अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है। सही में? विवेक ने एक्साइटेड होकर पूछा ही था कि पीछे से 3 आवाज़ें और आई तो उन दोनों ने मुड़कर देखा। अनुज, विनेता और आनो खड़े थे। हमें भी बताओ ना, क्या क्या करते हैं ये घर में, हमें भीगी बिल्ली बनाने वाले डाबर मैन, अनुज बोला तो विभा हंस पड़ी। बिल्कुल, वो रुकते हुए उन सबको देख बोली, जानते हैं एक बार तो स्नेह का फ़ोन जब कला ने पानी में डाल दिया था और उसके बाद जितनी भी स्टोरी हुई सब विभा उन्हें बताती गई और उन सब के कान और बाल करंट लगे हुए खड़े हो गए। इधर बाइना प्रोग्राम निपट गया था। लड़ाई और गला फाड़ने के बाद चुनमुन ने वो लड्डू अलग अलग पन्नी में करवा कर दूर दूर की जगह बांट दिए थे और वो डलवा इला के हिस्से आया था मोहल्ले में बांटने के लिए। फिलहाल फूफा जी जा रहे थे और बच्चों का फेवरेट चुगली कमरा उन्हें मिलने वाला था। बुआ, आप नहीं जा रही? इला डलवा आंगन में पटकते हुए बोली, अभी नहीं, 2-4 दिन बाद जाऊंगी। अभी खून बचा है ना मेरा, तो कैसे जाएंगी? पूरा पीकर जाएंगी। चुनमुन, जो फूफा जी के लिए पैक हो रहे उनके कपड़ों के लिए डिब्बा लेने गया था, आते ही बोला, चमन लाल, कुछ तो शर्म लिहाज कर, कोई बच्चा इतना हमारे कपारे पर नहीं चढ़ाता जितना ये दोनों चढ़े हैं। कुंती देवी उसे और पैर पसारे पड़ी इला को फटकार कर बोली, मैंने क्या किया? कुछ काम करवा लो, कला और स्नेह की ही जिम्मेदारी है क्यों? थक गई हूँ, ये कुंतल भर का डलवा बाट कर आई, मैं 1 घंटे कुछ नहीं करूँगी अब। उसे छोड़ो, पहले मेरी सुनो तुम बूढ़ा। मैं हूँ जिसकी वजह से तुम सबसे कहती रहती हो कि आज तक कुंती देवी के दरवाजे पर किसी भी मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई। वो उनकी तरह नकल कर बोला, सिर्फ पैसे देना सब कुछ नहीं होता। ये गिफ्ट, पेपर, ट्रेन की टिकट, रिफाइंड का पीपे, जिनकी पूड़ियों का डलवा आज फूफा जी लिए जा रहे हैं, 10 दिन बाद ये बुआ लेकर जाएंगी, ये बोलने के लिए कि मेरा मायका बड़ा खाता पीता है। वो सोमवती बुआ की नकल कर बोला, अम्मा, अब से मुझे भेजने वाला कोई भी सामान इससे मत मंगवाना, रमन जीवन खाली हो उनसे ही मंगवाना। जोक बहुत अच्छा था बुआ, मेरे पैर धुल के पियो, क्योंकि वो मैं हूँ जिसकी वजह से अपने ससुराल में जाकर तुम 2 दिन का खाना खुद नहीं बनाती और 1 दिन का अपने पूरे परिवार में बनने नहीं देती। वरना ताऊजी, पापा, चाचा और भैया तेल, चीनी, मैदा और एक झोला सब्जी और एक डलवा देकर ट्रेन पर बिठा देते। फिर बोलना मेरा मायका खाता पीता है। हाँ, तुम ही तो कढ़ाई के पास बैठकर ये सब बनाते हो, सरिता आते हुए बोली। बनाता नहीं हूँ, सब लाकर तो देता हूँ, वो भी टाइम से। और अब मैं थक गया हूँ बुआ, चाय दो आकर बनाकर। मैं नहीं जा रही। सोच लो, फूफा जी के किराए की गाड़ी कैंसिल कर दूंगा और जब तक अपनी गाड़ी मंगवाई जाएगी फूफा जी नाराज होकर चले जाएंगे आपको लेकर। जा रही हूँ कंजर कहीं का। सोमवती बुआ पैर पटकती हुई जाती हुई बोली और चुनमुन ने पैर पसारे। मेहमानों की पैकिंग करके उन्हें रवानगी देने के साथ ही पता ही नहीं चला कब दिन बीत गया और वही अगली सुबह भी हुआ। आज विभा आने वाली थी तो सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। कितनी अजीब विडम्बना है, कल तक जो बेटी थी आज किसी की बहू है, सोचकर उसकी आवभगत होने लगी थी। रिश्ते कितने जल्दी बदल जाते हैं, पर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आजकल शॉर्ट्स बनती है कि औरत का घर कहाँ है और लोग भर भर कर कमेंट करते हैं जैसे हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पर जो खुद किसी का घर हो, किसी को पालने की खुद में काबिलियत रखती हो, उसे घर की क्या ज़रूरत। असलियत तो ये है, वो तो सृजन करता है। ईश्वर समाया है एक स्त्री में, इसलिए जहाँ बस जाएगी रौनक आ ही जाएगी। खैर, टाइम में रमन विभा को लेने आया था। अपनी चुगलखोरी घर में पहुंचते ही विभा ने सबसे पहले फ़ोन स्नेह को थमा दिया। ये लो, मेरे जेठ जी स्पेशली कहकर गए थे कि फ़ोन दे देना अपनी बहन को। क्या दीदी, आप भी? मतलब हद है, मेरी कहीं रखी ही नहीं है उन्होंने। हाय, इन्होंने उन्होंने
कभी नाम भी ले लिया करो, या अभी से उम्र कम होने वाला फंडा लगाए हुए हो। इला बोली तो विभा भी हंस पड़ी। हो गया, स्नेह पलट कर बोली। हो गया मेरी भोली माता, पर ऐसे मत बोला करो, कसम से गुलरिया का फूल लगती हो। मोह जीजू तो बाद में खाएंगे तुम्हें, मैं पहले खा जाऊंगी तुम्हें कच्चा, बिना नमक लगाए। इला उससे चिपकते हुए उसके गालों को चूम बोली। हटो तुम, यूं ब्रश भी नहीं किया था। नहीं, सिरनिया ब्रश नहीं करती। और एक बात बताओ, मैं करूँ तो यूं और वो करे तो हटिए ना, काम है। आप भी ना सुबह सुबह तंग करते हैं, ब्रश तो कर लीजिए ना। उठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। ईला शर्माते हुए एक्टिंग करके बोली तो विभा और स्नेह से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। इसको फिर दौरा पड़ गया, कितनी बार कहा है मेरा मोजा साथ में रखा करो। वो दोनों तो बोल नहीं पाई, पीछे से चुनमुन आकर बोला। भेरी फनी चमकीली, ईला उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। चुनमुन बोलो। चमकीली, चंपाकली, चितचोरनी, चामुंडेश्वरी, चुड़ैलिया, जितने फीमेल च से नाम है आज से सब तेरे लिए। ऐसे मैं भी रख सकता हूँ। हाँ तो रखो रखो ना, मैं सोच कर डायरी भरूंगा। चुनमुन कुछ सोचते हुए बोला। अच्छा, एग्ज़ाम में भिखारियों की तरह पेन मांगने वाला भिखारी अब डायरी लिखेगा? मैं भिखारी तब भी हूँ, तुम तो चोरनी हो, चोरनी। अच्छा, ईला बोली ही थी। बस बस, अब लड़ना बंद करो। और स्नेह, तुम्हारे हाथ की चाय वो तो बनती है, विभा चहक कर बोली। ठीक है, बनाती हूँ, मेरे लिए भी। वो दोनों भी पीछे से बोले। स्नेह, चाय बनाने जा रही हो तो हम भी पियेंगे। वो किचन की तरफ बढ़ी तो घर में बाकी सब भी एक सुर में बोले। फ़ोन आने के बाद स्नेह ने कई बार चेक किया, लेकिन उधर से कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। अजीब लगा था उसे। सबको चाय बांटने के बाद और विभा से बाकी हाल चाल लेने के बाद उसने दोबारा फ़ोन चेक किया। कोई फ़ोन नहीं था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चुकी थी, पर फ़ोन नहीं आया था। क्या हुआ? स्नेह परेशान हो वो अपनी रीडिंग चेयर पर पैर समेटे बैठी थी कि विभा ने आकर पूछा। वो दीदी, वो थोड़ा झिझकी थी। क्या? बोलो ना। वो सुबह से उनका फ़ोन नहीं आया। स्नेह नज़र चुराकर बोली थी मायूसी और मासूमियत से। तो तुम कर लो ना, या फिर हमेशा मेरे जेठ जी ही तुम्हारे पीछे घूमेंगे? वो दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। मैंने किया था, लगा ही नहीं। स्नेह कुछ नम आवाज़ में बोली थी कि विभा एकदम से सीरियस हुई। कोई बात नहीं स्नेह, हो सकता है काम में फंस गए हो, या फिर मोबाइल चार्ज नहीं किया हो, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा दीदी। कितना भी काम हो मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरा सर खाना वो नहीं भूलेंगे। और नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो भी वो कहीं से ये बोलने के लिए ज़रूर फ़ोन करते कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा तुम्हें आज तो। मुझे फ़ोन भी नहीं करना पड़ा। वो कुछ भरी आंखों से उसकी नकल कर बोली। इतना जानने लगी हो? विभा अपनी भोली भाली बहन को यूँ पहली बार किसी लड़के के बारे में फिक्र करते हुए देख बोली। वो और ईला कला तब भी कुछ न कुछ लड़कों को बोल एक दूसरे को छेड़ लेती थी, पर स्नेह वो बिल्कुल अलग थी। पढ़ाई, घर के काम के अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं थी। आपको लगता है जानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? जब इतना जानती हूँ तब भी तो मुझे जीने नहीं देते। पता है स्नेह, मोह भैया घर में बिल्कुल अलग शख्सियत है। उन्हें देख के लगता ही नहीं कि तू अभी उन्हीं के बारे में बात कर रही है। पता है, स्नेह धीरे से बोली थी। विभा दीदी, वो दोनों बात कर ही रही थी कि कला आकर बोली। दरअसल वो सुबह से अपनी मार्कशीट लेने कॉलेज गई थी तो अब आई थी। इसे क्या हुआ? वो स्नेह को देख बोली। कुछ नहीं हुआ, बस इनके उनका फ़ोन नहीं आया। तो तुम कर लो ना। अब ऐसा तो है नहीं उन्हीं ने ठेका लिए रखा है। कला भी विभा की तरह उसी पर इल्ज़ाम लगाकर बोली तो स्नेह ने उसकी तरफ देखा। पर मैंने, छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। स्नेह कमरे से बाहर जाते हुए बोली। इसे क्या हुआ? प्यार, विभा उसके पीछे से आती हुई धीरे से बोली। अब शाम से रात हुई थी, बारिश बेहिसाब अचानक शुरू हो गई थी। ये तो कहो अच्छा हुआ सारा फैलावा जो घर में था सिमट गया था, वरना और दिक्कत होती। रात के खाने के बाद घर के बड़े बच्चों को लेटने का बोल आराम करने चले गए, क्योंकि बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं थी। कला ईला मोबाइल में कुछ देख रही थी। चुनमुन बिस्तर में घुसा गेम खेल रहा था
और विभा वो दूसरे कमरे में जाकर विवेक से बात कर रही थी और स्नेह उसकी नज़र फेवरेट कुर्सी पर बैठे आंगन की तरफ लगी खिड़की के पास से बरसात देख रही थी। वक्त बीतने लगा था, उसके भाई बहन धीरे धीरे सोने लगे। अब सिर्फ वो जग रही थी और जग रहा था ये बरसता हुआ पानी जो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल लाने लगा था। सुबह से रात हो गई, उसका एक फ़ोन नहीं लगा था। विभा के हिसाब से वो सुबह 3 बजे ही निकला था और उसने पूरी ईमानदारी से इला के मोबाइल पर फ़ोन भी किया था, पर घोड़े बेचकर सो रही इला को कहाँ होश रहता है। पछता रही थी वो कि क्यों उसने रात को मोबाइल इला से नहीं लिया। ले लेती तो कम से कम इतनी टेंशन तो ना होती। कड़कती हुई बिजली और ये तेज रफ्तार बढ़ता हुआ पानी उसकी आंखों तक का रास्ता तय कर चुका था। पर मजाल है मोबाइल पर कुछ हलचल हुई हो। इतना भी क्या नाराज होना, वो खुद से बोल रो पड़ी थी, जैसे मान गई हो कि उसके फ़ोन सुबह ना उठाने से वो नाराज हो गया था। उधर दिल्ली के हाईवे पर, मोह प्लीज़ कहीं रुक जाते हैं, पानी काफ़ी तेज़ है और दिल्ली के लिए हमें भी 3 घंटे गाड़ी चलानी होगी। आनो भीगता हुआ बोला था जब मोह ने भीगते हुए ही गाड़ी हाईवे की तरफ मुड़ाई थी। वो काम जल्दी निपट जाने के कारण दिल्ली से रात को ही निकल लिया था। ये तुम्हें अपना और मेरा दोनों के मोबाइल में पानी भरने से पहले ही सोचना चाहिए था। माफ़ कर दे मेरे भाई, मेरी गलती है, मैं भूल गया था मोबाइल बैग में डालकर। नहीं, और खा लो गोलगप्पे। जब तुम्हें पता था कि मैं मीटिंग के बाद स्नेह से बात करूँगा तो मोबाइल तुमने गाड़ी में क्यों नहीं रखा? माफ़ी मांग तो रहा हूँ यार। होटल में नहीं बता सकते थे? कम से कम रिसेप्शन से ही बात कर लेता उससे। वहाँ क्यों बता देते? मोबाइल तो इसके बाद भी गाना। आनो कुछ तेज बोला तो मोह ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक, पर हम किसी का मोबाइल लेकर बात कर लेते हैं। कोई दिख रहा है तुम्हें रोड पर हमारे लिए मोबाइल लेकर खड़ा हुआ? मोह ने सामने देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा। नहीं, आनो का गला सूखा था। मोह कम ही नाराज होता था, पर जब होता था बेहद खतरनाक हो जाता था। पहले जगह जगह पीसीओ तब भी लगे होते थे, जब से ये मोबाइल चल गए हैं पीसीओ सबने बंद ही कर दिए। अगर आज होते तो मैं बच जाता, आज वो अपने मुंह में ही बोला था। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने पलटकर मोह को देखा। वो वाकई उलझा हुआ था। उसकी छोटी सी गलती की वजह सामने वाली पॉकेट में रखे उसके और अपने दोनों मोबाइल को वो स्विच ऑफ कर चुका था। दरअसल वो मीटिंग में था और आनो बैग टांगे इधर उधर होटल से बाहर घूम रहा था जहां उनकी मीटिंग थी। मोह, स्नेह सो गई होगी, तुम टेंशन ना लो। 3 घंटे हैं हमारे पास, हाईवे निकलते ही कोई तो मिलेगा ही रास्ता। बाकी हम जा रहे हैं ना आज ही। वो ऐसे नहीं सोई होगी, वो वैसे ही बोला था। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, वो मेरी स्नेह है। यूं ही नहीं, वो मुझे इतनी प्यारी है, वो शिद्दत से बोला तो आनो ने उसे एकटक देखा। रात के अंधेरे में कड़कती हुई बिजली के बीच मोह ने आगे पेट्रोल पंप का बोर्ड देखा। उसने गाड़ी मोड़ी और अंदर जाकर हॉर्न दिया तो 2-3 हॉर्न के बाद वहां बने क्वार्टर से छाता लिए एक आदमी भागता हुआ आया। टैंक फुल कर दो, और सुनो, एक फ़ोन करना है। रात का 1 बज चुका था। स्नेह कुर्सी पर ही बैठी कुछ नींद के आगोश में जा ही पाई थी कि बिजली की चमक ने उसकी आंखें खोल दी। अच्छे खासे बारिश की वजह से सर्द मौसम में भी वो ना जाने क्या सोच पसीने से नहा गई थी। उसने फिर से मोबाइल देखा, कोई फ़ोन नहीं आया था। अब तक सिर्फ डर था और अब सांसें रोक देने वाले बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। गला सूख सा गया था। उसने आंगन के किनारे से निकलते हुए किचन में जाकर पानी निकाला और कांपते हाथों से मुंह में डाला ही था कि उस सन्नाटे में हल्की हल्की आ रही उसके रूम से मोबाइल की आवाज़ उसका दिल धड़का गई। वो भागकर बीचों बीच आंगन से भीगते हुए निकल मोबाइल तक पहुंची। हेलो, वो धीरे से बोली थी। स्नेह, मोह ने पुकारा था, जिसे सुन स्नेह की भरी हुई आंखें छलक पड़ी थी। मन में आए जितने भी बुरे ख्याल थे वो सिसकियों में बंध गए थे, जिसे बाहर आने से रोकने के लिए उसने मुंह और हाथ रख लिया था ताकि पीछे सो रही ईला कला जग न जाए। स्नेह, सुन रही हो ना? वो इधर बारिश की वजह से कुछ सुनाई ना देने की वजह से बोला। कहाँ थे आप? वो बस इतना ही बोली थी और मोह के सब समझने के लिए काफ़ी थी।
एक पल को सब शांत सा लगा उसे। उसकी आवाज़ के पीछे रोना उसे साफ समझ आ गया था। मेरा फ़ोन बंद हो गया था स्नेह, पानी भरने की वजह से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वरना तुम जानती हो आप फ़ोन ज़रूर करते, मुझे जानती हूँ। वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली। तो मोह को रश्क हुआ था अपनी मोहब्बत पर। इस वक्त झगड़ना भी जायज़ होता उसका, पर उसका यूं समझना वो तो सुकून जैसा था। कोई हो भी तो ऐसा जो फिक्र में भी आपकी परेशानी समझ जाए। रोना बंद करो स्नेह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे समझते हुए उधर से बोला तो स्नेह ने निकलते हुए आंसू साफ किए। रो नहीं रही हूँ, पता है। वो शीशे से बाहर से बरसती हुई बूंदों को पेट्रोल पंप की रोशनी में देखते हुए बोला, बस 1 घंटे की दूरी पर ही हूँ तुमसे, कहो तो आ जाऊँ। नहीं, बारिश बहुत तेज है, स्नेह बोली तो रुके हुए आंसू फिर उसकी आवाज़ कप आ गए। सब्र करने के बाद मिलने वाली हर अच्छी खबर अक्सर आंखों को कुछ वक्त तक भिगोए ही रखती है। नहीं, मैं आऊँगा, बारिश ही तो है। वो उसे यूं सुनकर बोला, देखिए आप मेरी कभी नहीं सुनते। मैं जैसे तैसे अगर बाहर आ भी गई तो आप तो भीगेंगे ही। साथ में इस मौसम में गाड़ी से इधर उधर करना भी ज़्यादा ठीक नहीं। घर आ जाइए प्लीज़। तुमने कहा कि तुम जैसे तैसे आ जाओगी बाहर। वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। स्नेह अपने ही बोले शब्दों पर हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा और आ सकती हो बाहर, इसलिए तो तुमने कहा। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ गए हैं घर के बाहर? आपका फ़ोन तो ख़राब हो गया है ना? स्नेह उससे हारते हुए बोली, क्या पता कुछ मान जाए ये आदमी। टाइम देख लो, 1 घंटे में आगरा और उसके बाद ठीक 15 मिनट तुम्हारी गली में जोड़ लो टाइम और बाहर आ जाना। नहीं, पिछली बार भी भीगने की वजह से आपको बुखार आया था, इस बार भी आ गया तो मैं दवाई एडवांस में खा लूँगा स्नेह, अब मैं निकल रहा हूँ। बोलते हुए वो फ़ोन काट चुका था। 1:30 बजे से थोड़ा ऊपर हो चुका था और फिलहाल स्नेह कला और इला के साथ साथ विभा को भी उठा लाई थी। स्नेह, बारिश बहुत तेज़ है, कला ऊँघते हुए बोली। तो मैं क्या करूँ? मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ना मुझे कोई सोने देता है, ना मुझे कोई सही से जागने देता है। कभी ये स्टंट करूँ, कभी वो स्टंट करूँ। एक दिन या तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। पहले तुम थोड़ा पानी पीकर स्नेह बनते हुए बोलो। आजकल हर बात पर डकैतिन बन जाती हो और मुझे नींद भी आ रही है। इला बोली तो स्नेह ने उसकी तरफ देखा। सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया? ये आधी रात को मिलने का कांड तुम्ही ने मुझे भूतों की तरह दिया था ना। मुझे तो अब लगता है मैं सच में अब भूत हूँ। हाँ तो क्या गलत किया? आदमी चाहिए सबको सलमान खान, पर मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी। आदमी? कला उसकी इस भाषा पर मुंह उठाती हुई बोली। मुंह धो लो उठकर तुम दीदी, मेरी भाषा बाद में जज करना। ताऊ के कमरे में चाबी तुम्हें हिलानी है। मैं? नहीं नहीं, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। तो क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? इला पलट कर बोली थी। चाबी मैं ले आई हूँ, स्नेह बोली तो सबने उसकी तरफ एकदम मुड़कर एक साथ देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? क्या बात है? स्नेह दांत निकाले हुए खूंखार शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। इला उठते हुए बोली। दांत निकाले क्या मतलब? जानती हो ना तुम पापा के बारे में बात कर रही हो, विभा डांटते हुए बोली। पता है, पर वो आपके लिए भी ऐसे ही है दीदी, इला धीरे धीरे बोली। मैं ताऊ जी के कमरे में नहीं गई थी, आज ताला मैंने ही डाला था, इसलिए चाबी मैंने ही फ्रिज के ऊपर से ले आई हूँ। तो ठीक है, अब ले ही आई हो तो ऐसा करो, हमें सोने दो और तुम जाओ आराम से दरवाज़ा खोल करके। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। गाने? इला पलट कर बोली। नहीं नहीं, अकेले नहीं, कोई जग गया तो? अरे तो क्या हुआ, मेरे जेठ ही तो हैं, कह दूंगी मुझसे मिलने आए थे। विभा दीदी नींद में हो अब भी? अगर हो तो कूद जाओ जाकर, आंगन में पानी भी मिलेगा और दर्द भी। शादी के बाद पति मिलने आते हैं, जेठ रात के 2 बजे कबूतर नहीं बनते जो संदेश लेकर आए। कला साफ साफ बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्नेह तुम ऐसा करो, तुम निकलो बाहर, हम अंदर देख लेंगे। कोई जागेगा तो हम दरवाज़ा बंद कर ताला लगा देंगे और तुम्हें बाहर ही बंद कर देंगे। फिर तुम अपना जानो, हम तो अपनी जान बचाएंगे। इला विभा की बात पूरी होने से पहले ही बोली तो स्नेह ने उसकी तरफ मासूमियत से देखा। ऐसे मत देखो यार, फूला हुआ गुल्लर लगती हो कसम से।
अच्छा ठीक है, मैं सब देखती रहूँगी। ओके, तो हम सो जाते हैं। विभा और कला ये सुनते हुए बोली। नहीं, मैं अकेले नहीं जाग पाऊंगी, सब उठेंगे और साथ में जागेंगे। कैसे? लूडो खेलकर, और शर्त लगाकर खेलेंगे 500 रुपए की। नहीं नहीं, बहुत है ये, विभा पलट कर बोली। अब तो कंजूसी छोड़ दो दीदी, शादी हो गई है तुम्हारी। 3 लोगों में मज़ा नहीं आता, कला ने बहाना बनाया। जानती थी ईला को हराना मुश्किल है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो डरावनी हंसी हंसकर बोली। और उसके अगले ही 10 मिनट बाद चुनमुन सबको घूरता हुआ उनके बीच बैठा था। मैं क्यों? अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मैं इंसान हूँ, थक जाता हूँ, मैं नहीं जागूंगा। सुन, 500 जीतूंगी, 200 तेरे। और एकदम नींद गायब हुई चुनमुन की। ओके, मैं लेकर आता हूँ, बोलता हुआ वो उठकर जाने को हुआ। सुनो, स्नेह को दरवाजे के बाहर छोड़कर आना, और हाँ, बाहर जाकर लूडो जरा धीरे से लेकर आना। शुक्र मनाओ बारिश की आवाज़ में हमारे कारनामे किसी को सुनाई नहीं दे रहे, वरना घर वाले एक साथ हमारे फ्रेम बनवा देते कल के कल। मुझे पता है, सिखाओ मत मुझे। और चलो दीदी, जल्दी निकलो। चुनमुन स्नेह के कंधे पकड़ता हुआ उसे कमरे के दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला। मैं कीमती हूँ या 200 रुपये? स्नेह ने अपने भाई बहनों के कारनामे को देखते हुए बोली। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? 200 रुपये ज़्यादा कीमती है, वो धीरे मेन गेट खोलता हुआ बोला। फिर वहीं स्नेह के साथ बाहर आकर दरवाज़ा धीरे से बाहर से बंद कर खड़ा हो गया छज्जे के नीचे। स्नेह ने प्यार से उसे देखा। वो इसलिए उसके साथ खड़ा था क्योंकि मोह अभी आया नहीं था और अकेले वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। झूठा कहीं का। वो धीरे से बोली ही थी कि नज़र चुनमुन के हाथ पर पड़ी, जो हाथ हिला रहा था रोड की तरफ देखकर। उसने मुड़कर देखा। वो धीमी धीमी लाइट में भीगते हुए आता हुआ उसे दिखाई दिया। भीगी हुई ग्रीन शर्ट, नीचे पहनी जींस, कलाई में पड़ी वाटरप्रूफ घड़ी, भीगे भीगे बाल और शोक सी आंखें जो अभी के लिए एकटक उसे ही देख रही थी। चुनमुन अंदर जा चुका था उससे मिलकर, और स्नेह शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। सिंपल सा सलवार सूट और दुपट्टा, और बालों का बना जूड़ा और झुकी हुई पलकें। उसने उसका रूप आंखों में उतारते हुए धीरे से हथेली उसके आगे की तो स्नेह ने सकुचा कर इधर उधर देखते हुए अपनी उंगलियां उसके ठंडे से हाथ पर रख दी, जिसे महसूस करते ही मोह ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस भीगती बारिश में जिसे जिस्म पर महसूस कर स्नेह एकदम कांप उठी, यह शायद उसके स्पर्श से। उसने हौले से एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरे हाथ से माथे पर आ रहे अपने बालों को उंगलियों से पीछे किया। बेहद खूबसूरत लगा था वो स्नेह को उस वक्त। ये बेहिसाब इश्क एक खास दिन की लिस्ट में उनकी यादों में शामिल हो गया था। प्रेम, महंगे गिफ्ट, शानदार डिनर, महंगे होटल, इन सब में कहाँ बधा हुआ है। प्रेम तो एक निश्चल प्रकृति का वरदान है जिसे सिर्फ प्रकृति अनमोल बना सकती है। लोग कहते हैं दिखावा ज़रूरी तो नहीं, सही कहते हैं, लेकिन दिखावा बस किसी एक को दिखाया जाए तो वो दिखावा नहीं, प्रेम है, समर्पण है। और वो प्रेम अकेले में भी उस इंसान को खुद को दुनिया का सबसे खुद किस्मत इंसान मानने के लिए मजबूर बना देता है। आपकी गाड़ी कहाँ है? स्नेह मोह के आगोश से सिमटती हुई भीगती हुई पलकें धीरे से उठाकर बोली। मोड़ पर आना है उसमें। मैं नहीं चाहता था कोई थोड़ा सा भी जाने और तुमसे मिलने में मुझे डिस्टर्ब करे। वो उसके गालों पर होठ फिराकर बोला। स्नेह ने मुश्किल से गहरी सांस ली, उसके भीगे हुए होठों को महसूस करके। स्नेह, वो धीमे से बोला था। जी कुछ नहीं, आज के लिए वो तुम्हारी नज़र उठाकर देख लेने वाला वादा तोड़ दूं, सिर्फ आज के लिए, वो बेकरारी से बोला था। तो स्नेह ने उसकी बात समझकर ही एक झटके में उससे अलग हुई। मोह ने अपने खाली हुई बाहों को देखा। अजीब सी तड़प उसके रुख में आई थी और साथ ही कुछ समझ, बेहिसाब गुस्सा भी। और दूर खड़ी हो जाओ, पूछा था मैंने, किया तो नहीं था और करूँगा भी नहीं। इतना भूखा समझती हो मुझे तुम? वो कुछ गुस्से से धीरे धीरे बोला था। आप गुस्सा तो हो रहे हैं उसी बात पर ना? स्नेह उसे यूं देख बोल बैठी थी जो कि उसे तीर जैसे चुभी थी। इसलिए गुस्सा नहीं हुआ कि तुमने उस बात के लिए हामी नहीं भरी, इसलिए हुआ कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरे करीब रही तो तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं ज़बरदस्ती करूँगा, इसलिए तुम मुझसे दूर हुई ना।
अपनी लिमिट समझता हूँ मैं स्नेह, और मुझे जितना शादी से पहले तुम्हारे साथ बढ़ना है उसमें तुम्हारी मंजूरी की ज़रूरत को भी ना करोगी तो भी उतना ही प्यार करूँगा तुमसे, समझी? वो धीमी आवाज़ में उस पर लगभग चीखा था कि स्नेह की आंखें भर आई। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, बस घबराहट होती है इसलिए पीछे हटी थी। बोलते हुए उसकी आवाज़ घुट गई थी और मुंह वो पिघल सा गया था। स्नेह, वो उसे खींच सीने से लगा चुका था। आई एम सॉरी, वो मजबूर सा बोला था। रोया मत करो तुम, वैसे भी पहले भी रो चुकी हो, शांति तो हो ना मुझे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जानती हो। वो उसके भीगे बालों को चूम कर बोला। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, वो मासूमियत से बोली थी। जानता हूँ, ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ ना तुम पर, वो प्यार से बोला था। नहीं, वो सर हिलाकर बोली थी। लड़ भी लिया करो कभी कभी मुझसे, वरना कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाऊँगा मैं। ऊपर से तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर सकती हो। उसके लिए मुझे ही देखना पड़ेगा ना। जी, वो उसकी बात का मतलब ना समझते हुए बोली। कुछ नहीं, मत समझो तुम, मोह उसे कसकर सीने से लगाकर बोला। तो स्नेह ने भी धीरे धीरे से उसकी पीठ पर बंधी हुई मुट्ठी खोल दी, जिनका एहसास मोह को होते ही उसके होठ मुस्कुरा उठे। वो बरसते भी बादल क्या भिगाएंगे उन्हें, जब उन्हें इश्क भिगोए हुए था। ये बाल मेरे सामने तो खोल लिया करो, कसम से खराब नहीं करूँगा, और जब खराब करूँगा ना तो अगले दिन सुलझा भी दिया करूँगा। वो उसके जूड़े से पिन निकाल कर बोला तो स्नेह उसकी बात का मतलब समझ इतनी शर्मा गई कि उसके कंधे पकड़ सामने करने की कोशिश में उसने उसकी शर्ट पकड़ ली ताकि उसकी तरफ देखना ना पड़े। सोच लो, फिर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा खुद पर। मोह बोला ही था कि स्नेह ने उसकी शर्ट छोड़ दी थी। फ़ोन किया होगा मेरे पास आज दिन में। वो उसे गेट के पास बनी हुई सीढ़ियों जो रोड के लिए थी उन पर हाथ पकड़ बिठा उसके करीब होकर बैठ बेहद धीमे से बोला था। तो स्नेह ने हामी में सर हिलाया। मोह ने उसके भीगे हुए लंबे बालों की लट प्यार से कान के पीछे किया। अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, वो बेहद इत्मीनान से बोला था। स्नेह ने उसे रस्क से महसूस किया था उस वक्त। सही था, वो आजकल के प्यार से अलग, बिल्कुल अलग। करीब होने की वजह बस बेहिसाब मोहब्बत थी जो कभी कभी वो संभाल नहीं पाता। ज़रूरत नहीं जो एक वक्त पर ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ उसका था, गुस्से, चिढ़, जिद, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, सब में सिर्फ उसका। ये भीगती हुई पिघलती हुई रात जो सुबह की हल्की सी दस्तक देने लगी थी। स्नेह ने धीरे से उसे देखा। सुनिए, सुबह होने वाली है और आप कब से भीग रहे हैं? पिछली बार आपको बुखार भी आया था। घर जाइए जल्दी प्लीज़। स्नेह उसके लिए फिक्रमंद हुई थी, इतना कि अपना दुपट्टा उठा उसके भीगे हुए चेहरे को साफ करने लगी थी। मोह की पलकें भारी हुई उसके इस रूप पर। उसके भीगे दुपट्टे से आती उसकी महक, उसकी सांसों की चेहरे पर महसूस होती गर्मी। वो पिघलता हुआ उसके कंधे पर सर रख चुका था। उसका वजन और उसके चेहरे का वजन स्नेह कुछ संभाल नहीं पाई थी, इसलिए उसने फुर्ती से पीछे हाथ कर सीढ़ियों के किनारे पर हथेली जमा दी और एक हाथ जल्दी से उसकी पीठ पर रख दिया। मोह ने आंखें बंद ही रहने दी थी। पागल हो जाऊंगा मैं, अच्छी नहीं हो तुम, मुझसे प्यार भी नहीं करती। वो धीरे धीरे उससे बच्चों सी शिकायत कर बोला था, स्नेह को अपने एक नए रूप से मिलवाता हुआ। स्नेह मुस्कुरा उठी और हौले से उसके बालों में उंगलियां फंसा दी। कुछ पल यूं ही बीत गए, सिर्फ खामोशी से, धीमे धीमे बरसते हुए पानी की आवाज़ के साथ, सुबह के हल्के, बेहद हल्के उजाले के साथ, कहीं दूर बजती हुई मंदिर की घंटियों के साथ, कहीं आज़ान की पुकार के साथ और कहीं गुरुद्वारे के उस लयनुमा प्रार्थना के साथ। अजीब है ना, प्रार्थना किसी भी धर्म की हो, वक्त उन्हें बांध लेता है। मतलब तो यही है कि ईश्वर तो एक है और कुछ इशारे वो ये बताने के लिए करता भी है, बस उससे प्रेम करो, बस प्रेम, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। मोह जाने के लिए उठा था तो उसने धीमे से स्नेह को आगोश में लिया था मोहब्बत से। फ़ोन करूँगा। वो सर हिलाकर बोली और उल्टे कदमों से देखता हुआ उसे पीछे होता गया।
स्नेह उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसे दिखता रहा। उसने एक हद तक जाकर उसे मुड़कर अंदर जाने का इशारा किया तो स्नेह दरवाजे की तरफ मुड़ गई और उसे सीढ़ियों पर रखा हुआ उसका पर्स दिखा जो उसने शायद बैठते टाइम निकाल लिया हो ताकि उसका पानी कुछ निकल जाए। उसने उसे उठाकर दोबारा रोड की तरफ देखा। फिलहाल अब कोई फ़ायदा नहीं, वो निकल गया था। कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल है, बस आप लोग अपना साथ, प्यार और सहयोग कहानी पर बनाए रखें। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा लाई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।